जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लेखपाल और यूपीपी का जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। इसी क्रम को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज से हिंदी की कक्षाएं जो है प्रारंभ करा रहे हैं, ठीक है। और आपको मैथ की डेली कक्षाएं जो है मिल रही होंगी, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। आज हम लोग क्या है, हिंदी की जो कक्षा है वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो ध्यान देना, हिंदी में जो आपका पहला टॉपिक है वर्णमाला, जहां से हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और वर्णमाला जो है कुछ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ भी लगता है, क्योंकि इसको पढ़ने में, रटने में देखो बहुत सारी समस्याओं का जो है क्या सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग वर्णमाला बहुत ही समझ कर पढ़ेंगे और रटने की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए वर्णमाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला में देखना, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। वर्णमाला से पहले एक छोटी सी चीज आती है आपकी, वर्ड क्या होती है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना, वर्ड के बाद पढ़ेंगे शब्द विचार, ठीक है। पहले वर्ड विचार पढ़ेंगे, वर्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, शब्द विचार के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार, ठीक है। वाक्य विचार पढ़ेंगे और इसमें आपका क्या होगा, टोटल का टोटल हिंदी जो है कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्या पढ़ेंगे, वर्ड विचार, वर्ड विचार के बाद पढ़ेंगे शब्द विचार, शब्द विचार के पढ़ेंगे हम लोग क्या, वाक्य विचार पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले ध्यान देना, जो वर्ड है, वर्ड से पहले भी एक चीज आती है और उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ध्वनि। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं कि ध्वनि क्या होती है, ठीक है, क्या होती है ध्वनि। तो अगर हम लोग ध्वनि की बात करें, ध्यान देना, किसकी बात करें, ध्वनि की, तो यहाँ पे देखना ध्वनि क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई के मौखिक रूप को, ठीक है, के मौखिक रूप को ध्यान देना क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ये आपकी क्या हो गई, ध्वनि की परिभाषा हो गई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और ध्वनि के बाद ही आपका क्या आता है, वर्ड आता है। क्या आता है, वर्ड आता है। वर्ड की अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को, ठीक है। ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ऐसा आप कर लेंगे और अच्छा होगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है, मौखिक इकाई के लिखित रूप को, ठीक है, के लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ड कहते हैं। तो आप लोग जानते रहना, वर्ड और ध्वनि में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। जो चीजें हमारे मुख में ही रह जाती हैं वो हमारा क्या, वो ध्वनि है। और उन्हीं ध्वनियों को जब हम लोग लिखित रूप में प्रस्तुत कर देते तो क्या हो जाता है, वो वर्ड हो जाता है। तो याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, वर्ड, ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि के लिखित रूप को, ठीक है, ध्यान देना, इसी ध्वनि के लिखित रूप को, इसी ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, हम लोग वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड और वर्णमाला पे पूरा विचार करेंगे। तो इतना देखना, इसके बाद ना आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे तीन टाइप का आपका एक वर्ड है, वर्ड के बाद पढ़ेंगे शब्द, शब्द के बाद पढ़ेंगे हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जानते रहना, अगर कहा जाए, ध्यान देना, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा के भेद तो दो होते हैं, ठीक है। ये किसके आधार पे हो जाएगा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है, भाषा के भेद, भाषा के भेद हो जाएंगे, ठीक है, भाषा के भेद हो जाएंगे। केवल दो होते हैं, अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, दो होते हैं।
और ये वाक्य विचार ये किसके आधार पर हो जाएगा, तो याद रखिएगा भाव के आधार पे, ठीक है, भाव के आधार पे केवल एक ही आपका क्या होता है, भेद होता है। इसके अतिरिक्त देखना यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछते हैं, वो क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली देखना एग्जाम में पूछा जाता है। देखना कुछ नोट पॉइंट है आप लोग लिख लेना, ठीक है। जैसे देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है, तो ये क्या होती है, ध्वनि होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना ध्वनि के बाद आपका, तो ध्यान देना भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, लिखित इकाई क्या होती है, तो ये क्या होती है, याद रखिएगा वर्ण होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। या अगर आपसे ऐसे ही केवल पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई केवल पूछ ले, ना तो लिखित कहा है ना तो मौखिक कहा है, तो भी आपका जवाब क्या होगा, वर्ण होगा, ठीक है। तो भी आपका जवाब क्या होगा, वर्ण। इसके अतिरिक्त देखना अगला आपसे क्या पूछते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो ध्यान देना सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ अर्थ हो। तो याद रखिएगा ध्वनि का कोई कुछ अर्थ नहीं होता, वर्ण का भी कोई कुछ अर्थ नहीं होता। तो ध्यान देना जो शब्द है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। तो याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है। और ध्यान देना भाषा की सबसे बड़ी इकाई कह लो या फिर आप कह लो सार्थक इकाई, तो आपका क्या होता है, वाक्य होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने पॉइंट है ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ना तो मौखिक कहे हैं ना तो क्या कहें लिखित, तो आप क्या बताओगे, वर्ण बताओगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अर्थात जिसका कुछ अर्थ होता हो तो आपका क्या होगा, शब्द होगा। ऐसा अगर पूछते कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सार्थक इकाई, तो आपका क्या होगा, वाक्य होगा। तो आपने जान लिया होगा कि वर्ण क्या होता है, ठीक है, ध्वनि क्या होता है, ठीक है। चलिए अब लोग वर्ण के प्रकार की बात करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। चलिए वर्ण के अगर प्रकार की बात करोगे तो आपको पता है कि वर्ण मुख्यतः जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखना वर्ण जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपका होता है स्वर और एक आपका होता है व्यंजन, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो इसी को आप कहते हो वॉवेल कह देते हो और इसी को आप कह देते हो कॉन्सोनेंट कह देते हो, ठीक है। एक आपका वॉवेल है और एक आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वर्ण आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है स्वर और एक आपका क्या हो जाता है, व्यंजन। स्वर की अगर बात करें तो स्वर क्या होता है, तो ध्यान देना ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, ठीक है। वे वर्ण, ध्यान देना, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, ठीक है, जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। अर्थात देखना ध्यान से, इसको बोलते समय जो भी आपका कंठ है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है, ठीक है, इसे किसी भी भाग में एक प्रकार से देखना
स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो वे वर्ड जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र, अर्थात देखना ध्यान से, ये दूसरे वर्ड, इनको बोलने के लिए ना, इनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। किसको? स्वर को। और स्वरों की जो संख्या मूलतः माना जाता है, कितना माना जाता है? 11 स्वर आपका माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वर क्या होता है, तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वे स्वर हैं, और इनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग व्यंजन की बात करें तो ध्यान देना, वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, तो याद रखिएगा उन्हें ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या आप इसमें कह सकते हो ये अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। और वो अन्य वर्ण क्या होगा? तो आपका होगा स्वर, अर्थात जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो ये अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अगर इनकी संख्या की बात कर लिया जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा जो माना जाता है मुख्यतः ये 33 व्यंजन आपके माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? आपने जान लिया स्वर है, और आपने जान लिया क्या? व्यंजन। स्वर क्या होता है? तो जिनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। व्यंजन क्या होता है? तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन क्या होते हैं? दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखना, वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, ये अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे? अगर आप बात करोगे, ध्यान देना, का की बात करोगे आप, का, तो का आपका क्या है? कंठ से निकलने वाला एक आपका स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो का की बात करोगे तो ये का कैसे बना होगा? ये आपका का हो गया, और इसमें क्या रहता है? आ छिपा रहता है। ठीक है, का में होता है आ छिपा रहता है। तो ये जो का आपने बोला, ये छोटा आ की सहायता से बोला गया ना, तो इसीलिए कहते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, ये दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्ड आपने जान लिया। वर्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, वर्ड के बाद हम लोग वर्णमाला की बात करते हैं। अब हमारा चैप्टर शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए, वर्णमाला में अगर आप बात करोगे तो वर्णमाला क्या होता है? वर्ड तो आपने जान लिया, बहुत ही आसान टॉपिक था ये। ठीक है, बढ़िया से सब कुछ हम लोग समझेंगे, ध्यान देना। वर्णमाला की अगर बात करें, ठीक है, कि वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आपने वर्ण पढ़ा, तो जब उन्हीं वर्णों को, ठीक है, जब उन्हीं वर्णों को व्यवस्थित रूप में रख दिया जाता है, ठीक है, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगर वर्ण केवल इधर उधर लिखा होगा तो आपका वर्णमाला नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना, वर्णों के व्यवस्थित रूप को, ठीक है, व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्णमाला के खोजकर्ता महर्षि मातेश्वरी और इसके जो लेखक हैं जगदीप सिंह दादू को माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आप जानते रहिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि वर्णमाला का जो टॉपिक है, ये वर्णमाला कितने भागों में इसको बांटा गया। ठीक है, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए बढ़िया से, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। इसको ट्रिक से पढ़ देंगे हम लोग, सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, अब यहाँ से हमारा टेक्निकल चीजें स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यार ध्यान देना, जो आपका वर्णमाला है, ठीक है, क्या है? वर्णमाला। तो इसको जो है 3 भागों में पहले बांट दिया गया। ठीक है,
एक तो आपका हो जाता है स्वर हो गया, ठीक है। स्वर के बाद आपका आता है एक अयोगवाह हो गया, ठीक है। क्या हो गया? अयोगवाह। अयोगवाह के बाद जो आपका तीसरा वाला हो गया वो क्या हो गया? व्यंजन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? व्यंजन। तो वर्णमाला को जो है अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांट देते हैं। एक स्वर हो गया, एक अयोगवाह हो गया और एक क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अगर स्वर की बात करें तो स्वरों को कई आधार पे बांटा गया है। जैसे यहाँ पे देखना है, एक आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है, ध्यान देना। मा जी, ठीक है, मुंह ओना, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये, ट्रिक है, ठीक है। स्वरों को याद करने का ट्रिक है कि स्वर को कैसे कैसे कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या हो गया? मा जी मुंगोना। अब यहाँ पे देखना कौन कौन सा आपका हो जाएगा, देखिएगा बढ़िया से। तो यहाँ पे जो आपका लिखा है माँ, ठीक है, आपका एक चीज लिखा है माँ, तो माँ से हो जाएगा क्या? मात्रा या उच्चारण काल के स्थान पे, ठीक है। मात्रा या उच्चारण काल, ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर स्वर, काल के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर, ठीक है। तो माँ से आपका क्या हो जाएगा? ध्यान देना, माँ से हो जाएगा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर। कौन कौन से होते हैं हम पढ़ेंगे। अगला देखना, जी से हो जाएगा जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर आपका कौन कौन सा स्वर होता है, ठीक है, पर स्वर। अगला अगर हम बात करें, माँ जी के बाद आ गया मुंह, मुंह से याद रखिएगा मुख, ठीक है। मुख खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है। मुख खुलने के आधार पर स्वर, मुख खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है। कौन कौन से स्वर होते हैं? अगला देखिएगा, ओ से हो जाएगा ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर, याद रखिएगा, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नाक हो जाएगा, तो नाक के पर, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना जो लिखा है, तो ना से हो जाएगा, ध्यान देना, नाक से वायु, ठीक है, नाक से वायु निकलने के आधार पर, ठीक है, नाक से वायु के निकलने के आधार पर, ठीक है, निकलने के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। तो याद रखिएगा स्वरों को कितने आधार पे बांटा गया है। यहाँ पे देखिएगा ट्रिक याद रखना, माँ जी मुंगोना, माँ से हो जाएगा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर, जी से हो जाएगा जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर, मुंह से हो जाएगा मुख खुलने के आधार पे स्वर, ठीक है। ओ से हो जाएगा ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर, और आपका नाक हो जाएगा, तो नाक से हवा निकलने के आधार पे स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे कौन कौन से स्वर आते हैं। तो याद रखिएगा, पहला आता है हरस्व स्वर। क्या आता है? हरस्व स्वर आता है। किसके? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे पहला स्वर क्या आता है? तो हरस्व स्वर। दूसरा स्वर आता है आपका दीर्घ स्वर। क्या आता है? दीर्घ स्वर आता है। तीसरा स्वर आता है आपका संयुक्त स्वर आता है। क्या आता है? संयुक्त स्वर आता है, ठीक है। और चौथा आपका क्या आता है? तो कुलित स्वर आता है, ठीक है। क्या आता है? कुलित स्वर आता है। तो याद रखिएगा, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे आपका चार आता है। एक आपका हरस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक आपका संयुक्त स्वर और एक आपका क्लुप्त स्वर। अब बात करते हैं हम लोग जीभ के प्रयोग के आधार पे, ठीक है, कि जीभ के प्रयोग के आधार पे कौन कौन सा स्वर आता है। तो यहाँ पे तीन आप लोग याद रखिएगा। एक ध्यान देना कौन सा आता है? अग्र स्वर। क्या आता है? अग्र स्वर। और एक आपका आता कौन सा? मध्य स्वर आता है, ठीक है। क्या आता है? मध्य स्वर। एक आपका आता क्या आता है? पश्च स्वर आता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जिसमें जीभ के आगे वाले जिन स्वरों को बोलने के लिए या जिन स्वरों के उच्चारण में
जीभ के आगे वाले यानी कि इस वाले भाग का प्रयोग होगा वो कैसा होगा, अग्रस्वर होगा। और जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के बीच वाले भाग का प्रयोग हो वो आपका क्या होगा, तो मध्य स्वर होगा। और जिन वर्णों को बोलने के लिए जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग हो वो कैसा होगा, तो पश्च स्वर होगा। तो इसमें ध्यान देना, जीभ के प्रयोग के आधार पे आपका 3 स्वर आता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, मुख खुलने के आधार पे कौन कौन सा स्वर, तो इसमें ध्यान देना 4 प्रकार के आते हैं। कौन कौन सा आता है, एक आपका आता है विपरीत आता है। ठीक है, क्या आता है, विपरीत स्वर। अगला आपका आता है अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, अर्ध है विपरीत स्वर। और अगले बात करें तो आपका आता है संवृत्त स्वर। क्या आता है, संवृत्त स्वर। और अगला बात करें तो आपका आता है अर्ध संवृत्त स्वर। ठीक है, अर्ध संवृत्त स्वर आता है। तो याद रखिएगा, मुख खुलने के आधार पे आपका कितना प्रकार हो जाता है, 4 प्रकार। एक आपका हो गया विपरीत स्वर, एक हो गया अर्ध विपरीत, और एक हो गया संवृत्त, और एक क्या हो गया, अर्ध संवृत्त स्वर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर। ओठों की स्थिति के आधार पे कौन कौन से स्वर होते हैं, तो याद रखिएगा, कुछ वर्णों को बोलने के लिए ओठ जो है गोल हो जाता है। ठीक है, कुछ वर्णों को बोलने के लिए ओठ गोल हो जाता है, उसको बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। और जिन वर्णों को बोलने के लिए ओठ गोल नहीं होते वो आपके कौन से हो जाते हैं, आवृत्तमुखी स्वर हो जाते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता आवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, आवृत्तमुखी स्वर। और दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा, तो वृत्तमुखी स्वर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी स्वर हो जाएगा। तो ओठों की स्थिति के आधार पर कितने हो गए, 2 हो गए। एक आपका कौन सा हो गया, अवृत्तमुखी स्वर। जैसे आप ई ए इन सबको बोलोगे तो आपको क्या, ओठ गोल नहीं होगा, तो आप वृत्तमुखी में आएंगे। बाकी आपका उ, ठीक है, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ओ औ, इन सबको बोलेंगे तो आपका ओठ कैसा होगा, स्ट्रक्चर गोल हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, वृत्तमुखी हो जाएगा। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इसका क्या बता रहे हैं, टाइप बता रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया से देखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना, नाक से वायु निकलने के आधार पे तो ये 3 प्रकार का हो जाएगा। देखो, एक तो आपका होता अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुस्वार होता है। एक आपका होता है अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया, और तीसरा आता है आपका निरनुनासिक। ठीक है, निरनुनासिक हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, नाक से वायु निकलने के आधार पे स्वर कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया, अनुस्वार, अनुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते, ध्यान देना, व्यंजन। तो व्यंजन को जो मुख्यतः रखा जाता है, ये आपका कुछ पार्ट है अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से 4 पार्टों में हम लोग रख देते हैं। जैसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, जिनको बोलने के लिए क्या होगा, जिन वर्णों को बोलने के लिए या जिन व्यंजनों को बोलने के लिए मुख के किसी न किसी भाग में क्या होगा, वायु टच करके निकलेगा, वो स्पर्श होगा। ठीक है, तो आपका कैसा, स्पर्श व्यंजन। दूसरा हम लोग बात करें तो अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आपका हो जाएगा। और अंतस्थ के बाद हम लोग अगर बात करें तो आपका एक आता ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्या आता है, ऊष्म व्यंजन आता है। चलिए, यहाँ पे आपका 3 हो गया, एक हो गया स्पर्श व्यंजन, एक हो गया अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, एक हो गया ऊष्म व्यंजन। इसके बाद जो आपका अगला आता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ आएंगे, काफी सारे व्यंजन आएंगे, परंतु अध्ययन की सुविधा के अनुसार, ठीक है, इसको 4 भागों में रख के पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन और आपका क्या आता है संयुक्त व्यंजन। तो ये आपका एक पूरा व्यंजन का जो वर्णमाला है उसका एक पूरा रिव्यू है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि वर्णमाला को कितने भागों में और कैसे कैसे अध्ययन की दृष्टि से रखा गया है, ठीक है। एक बार देखना, रिवाइज करा देते हैं आपको, ठीक है। वर्णमाला इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में रख लिया हमने, ठीक है। एक आपका हो गया स्वर और एक आपका हो गया व्यंजन और एक आपका हो गया, ठीक है, अयोगवाह, ठीक है। स्वर, अयोगवाह और एक क्या हो गया व्यंजन हो गया, ठीक है। स्वर की बात करें तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, माँ जी मुओना, ठीक है, माँ जी मुओना। तो माँ से हो जाएगा, माँ से आपका हो जाएगा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर, ठीक है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर। दूसरा कौन सा आ जाएगा, जी से हो जाएगा जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर। और यहाँ पे मुंह से हो जाएगा मुख खुलने के आधार पे स्वर। ओ से हो जाएगा ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर। और ना से हो जाएगा नाक के प्रयोग से आधार पे स्वर। यहाँ पे देखिएगा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर का 4 प्रकार है। हर्ष स्वर यानी कि लघु स्वर भी इसी को बोलते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर, फिर उसके बाद संयुक्त स्वर, उसके बाद क्या आता है प्लुत स्वर आता है। जीभ के प्रयोग के आधार पे 3 हो गया। अग्र स्वर जिसको बोलने के लिए जीभ के आगे भाग का प्रयोग होगा, मध्य स्वर जिसको बोलने के लिए जीभ के बीच वाले भाग का प्रयोग होगा, और पश्च स्वर जिसको बोलने के लिए जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग होगा। इसके बाद मुख खुलने के आधार पे आपका क्या है विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध है संवृत। विवृत का मतलब क्या होगा, पूरा मुख जो है खुला हो, जिन स्वरों को बोलने के लिए पूरा मुख क्या हो खुला हो, विवृत कहलाता। अर्ध विवृत जिसमें आधा मुख क्या होगा खुला होगा। संवृत का मतलब लगभग पूरा मुख क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। और अर्ध संवृत का मतलब इसमें आधा मुख क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अगला ओठों की स्थिति के आधार पे आपका तो 2 है। एक आपका है आवृत्त मुखी स्वर, जिन स्वरों को बोलने के लिए मुख आपका गोल नहीं होता है वो क्या हो जाएगा आवृत्त मुखी स्वर। अगला आपका इसमें आता है वृत्त मुखी स्वर, अर्थात जिनको बोलने के लिए आपका मुख क्या हो जाए गोल हो जाए, ओठों की स्थिति कैसा हो जाए गोल हो जाए, वो आपका क्या होगा वृत्त मुखी। नाक से वायु निकलने के आधार पे तो 3 है आपका अनुस्वार, अनुनासिक और निरानुनासिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो व्यंजन को भी हमने सुविधानुसार अध्ययन के लिए 4 भाग में कर दिया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो आप लोग वीडियो रोक करके इसको जरूर नोट करिए पूरा बढ़िया से। इसके बाद हम लोग ये वाला केवल आज पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। इनकी बात आज कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसको नोट करिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग इसको बताते हैं। चलिए इसकी सॉल्व ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं। तो इसमें आप लोग को रटने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान वे में आपको बताएंगे, ठीक है। आपको पूरा वर्णमाला अच्छे से जुबान पे आपके रहेगा, ठीक है। कोई भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वर्णमाला का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ मैथ की वीडियो भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि आपको पता परीक्षाएं हो सकता है आपका मार्च अप्रैल तक हो जाए, ठीक है, उम्मीद है। चलिए, तो पहला आपने जो पढ़ा था ध्यान देना, पहला मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर, ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर स्वर, ठीक है। ये आपका पहला हेडिंग लगा लीजिएगा आप, पहला हेडिंग लगा लेना कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे कौन कौन सा स्वर होता है। जरा देखिएगा इसमें आपने क्या पढ़ा है, पहला वाला पहला आपने क्या पढ़ा कि ह्रस्व स्वर, ठीक है, क्या पढ़ा है ह्रस्व स्वर पढ़ा है। अब बढ़िया से देखिएगा ह्रस्व स्वर क्या होता है, यहाँ पे देखना मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर को देखो और क्या क्या बोलते हैं, इसको लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं।
क्योंकि ह्रस्व का मतलब होता है क्या, लघु होता है, छोटा भी होता है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, इसको आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आगे और बात करोगे तो इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी इसी को कहते हैं। तो ये अपना हेडिंग बना लेना, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, ठीक है। और स्वरों की संख्या आपको पता है कितना होता है, 11, ठीक है। इसमें आपका आ गया आ हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, छोटी हो गया, बड़ी हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, एक आपका री हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, री हो गया। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये मूल स्वरों की संख्या कितना आपका, यही 11 माना जाता है। तो इसमें से देखना आपका ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका कितना, ये स्वर हो गया कितना, 11 स्वर ये आपके जो माने जाते हैं। इसके बाद अगर आप अंग और आह की बात करोगे तो ये अयोग वाह में आएंगे, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें देखना ध्यान से कौन कौन सा आपका ह्रस्व हो गया या लघु हो गया। तो ह्रस्व का मतलब देखिएगा, दिन में ध्यान देना, ऐसे स्वर है जिनको बोलने में 1 यूनिट का समय लगता है, ठीक है, 1 यूनिट का समय लगता है, वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो जिनके उच्चारण में, ठीक है, जिनके उच्चारण में, ठीक है, 1 इकाई का समय लगे, ठीक है, 1 इकाई का, ठीक है, समय लगे, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिनकी एक मात्रा होती है, ठीक है, जिनकी एक मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, ठीक है, जिनकी एक मात्रा होती है या जिनको बोलने में 1 गुना समय लगता है, ठीक है, 1 गुना समय लगता है, वही आपका क्या होता है, एक मात्रिक स्वर होता है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देना इसमें कौन कौन सा आपका आता है, तो याद रखिएगा, एक आपका अ हो गया, एक ई हो गया, एक उ हो गया, और एक आपका कौन सा हो गया, तो री हो गया, ठीक है। तो यह आपका किस में आता है, ह्रस्व स्वर में आता है। तो जिसके उच्चारण में 1 गुना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, या 1 यूनिट का समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, अ, ठीक है, ई उ री, ये आपका क्या हो गया, ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं, लघु स्वर यानी कि छोटा स्वर, ठीक है। और इसी को एक मात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि इनकी क्या होती है, एक मात्रा होती है। चलिए, छोटा आ की अगर बात करें तो छोटा आ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, छोटा आ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, इसीलिए छोटा आ को ध्यान देना उदासीन स्वर या शहीद स्वर भी कहते हैं, ठीक है। छोटा आ को क्या कह देते हैं, उदासीन स्वर या शहीद स्वर भी कह देते हैं। चलिए, दूसरे की बात करें तो दूसरा वाला आपका कौन सा आता है, उसको बोलते हैं, ध्यान देना, दीर्घ स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। अब दीर्घ स्वर को ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर बात करें तो ध्यान देना, जिसके उच्चारण में, ठीक है, जिसके उच्चारण में ऐसे स्वर, ठीक है, ऐसे स्वर है जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, ठीक है, 2 गुना समय लगता है। तो याद रखिएगा, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। या याद रखिएगा, वे स्वर जिनकी 2 मात्रा होती है, ठीक है, जिनकी 2 मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दोनों चीज याद रखिएगा, जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है या जिनकी 2 मात्रा होती है। अब इसी आधार पे ध्यान देना, इसी आधार पे इसका एक और नाम आ जाता है दीर्घ स्वर के अतिरिक्त, इसे 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है, या द्विमात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। क्या, द्विमात्रिक स्वर भी इसी को कहा जाता है, किसे, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है,
क्योंकि इनकी क्या होती है, दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है, तो याद रखिएगा बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, और आपका क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, तो बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया, ये आपका आ गया किसमें, दीर्घ स्वर में आपका आ गया। तो 3 आप रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते, ध्यान दीजिएगा तीसरा वाला जो आपने पढ़ा, ध्यान दीजिए, इसी को एक नाम से और जानते, ध्यान देना, द्विमात्रिक स्वर को हम लोग देखना, ये जो आपका बड़ा आ है ये आपका क्या होता है, छोटा या प्लस छोटा। अगर आप बात करोगे, ध्यान देना, बड़ा आ की, तो ये कैसे बना, तो आपका छोटा आ प्लस छोटा आ से। ठीक है, छोटा आ प्लस छोटा आ से। बड़ी ई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका बना होगा, ठीक है, छोटी और प्लस आपका क्या हो गया, छोटी से। ठीक है, और अगर बड़ा ऊ की यहीं पे बात कर लें तो ये आपका क्या हो गया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे जो बड़ा आ आपका बना है ये छोटा और छोटा है, ये दोनों ना एक समान जाति के हैं। छोटा क्या है, समान जाति के हैं, अर्थात सजाती हैं। तो बड़ा आपका क्या है, सजातीय स्वरों से मिलकर बना है, इसीलिए ध्यान देना, दीर्घ स्वरों को हम लोग सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय स्वर भी इसी को कहते हैं। तो ध्यान देना, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर और सजातीय स्वर सब आपका क्या है, एक ही है। और इसमें 3 आपका आता है, बड़ा, तो या बड़ी आपका क्या हो गया, द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर आपका हो गया। तीसरे की अगर आप बात करोगे तो तीसरा आपका क्या आता है, संयुक्त स्वर। संयुक्त क्या होता है, 2 स्वरों से आपका क्या होगा, मिलके आपका बना होगा। ठीक है, क्या 2 स्वरों से आपका मिलके बना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कौन कौन सा इसमें आएगा, देखिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, आपका ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और आपका हो गया अ हो गया, ये 4 आपके रखे जाते हैं, संयुक्त स्वर में रखे जाते हैं। अब जरा देखिएगा, संयुक्त स्वर में ये 4 हैं, परंतु देखना इनको और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखना, ए जो आपका बना है ये आपका किससे बना है, तो आ और ई से मिलकर क्या बना है, ए बना है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, ए की बात करें तो आपका आ और ए से मिलकर क्या बनेगा, अ ए। ठीक है, ए आपका बना है। और ओ की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आ प्लस ऊ से आपका क्या बन जाता, ओ। ठीक है, आ ओ, ठीक है, आओ। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, औ की बात करें, आपका ये आ प्लस ओ से आपका क्या बन जाता है, आओ। ठीक है, आओ आपका क्या बना है, आओ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ए की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो छोटा आ आपका है क्या है, छोटा आ है और छोटी ई है, इन दोनों का जाति अलग है, क्योंकि अलग अलग जाति से मिलके आपका बना है क्या, ए। अलग अलग जाति से मिलके बना ए, अलग अलग जाति से मिलके बना, देखो ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग जाति से मिलके बना है ओ। क्योंकि ये अलग अलग जातियों से मिलके बने हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विजातीय स्वर भी कहते हैं। हाँ, इसे ही क्या कहते हैं, विजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय स्वर किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, इन चारों स्वरों को क्या कहते हैं, ध्यान देना, ए ऐ ओ औ, इनको क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, जो आपका संयुक्त स्वर है, क्या है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वरों की संख्या देखना कितना होता है, तो 4 ये और 3 ये, कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। कितना, संयुक्त स्वरों की संख्या क्या होता है, 7। देखना, ये वाला भी आपका जो है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये भी 2 स्वरों से संयुक्त होके बना है, इसलिए ये भी संयुक्त स्वर है, परंतु कैसा होता है, सजातीय होता है। ध्यान देना, जी आपका कैसा है, ध्यान देना, संयुक्त है परंतु कैसा है, सजातीय है। और ये देखना ध्यान से,
ये आपका संयुक्त है, ये आपका संयुक्त है परंतु कैसा है, विजातीय है। तो संयुक्त स्वरों का संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। कौन कौन सा देखना, 3 तो यहाँ पे आपका हो गया, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और 4 इसमें है आपका ए, ऐ, ओ हो गया, और कौन सा हो गया, अ हो गया। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपका, 7 हो गया। ठीक है, ये भी आपके संयुक्त है परंतु कैसे होते हैं, विजातीय। ये आपके संयुक्त है परंतु कैसे होते हैं, सजातीय होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना आपका एक छोटा सा आ जाता है, इसके बाद छोटा सा आपका कौन सा आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर आपका आ जाता है प्लुत स्वर। 1 मिनट से चलिए, तो यहाँ पे एक चौथा वाला बात करते हैं। 4 नंबर आपका क्या था, तो आपका था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, ध्यान देना। यहाँ पे आपने 3 तो पढ़ लिया। पहला आपने पढ़ लिया ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ लिया दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर या सजातीय स्वर। तीसरा आपने पढ़ लिया संयुक्त स्वर। चौथा बात करते हैं हम लोग क्या, प्लुत स्वर। ध्यान देना, स्वर में जो आपका ह्रस्व था जिसमें 1 गुना टाइम लगता है वो आपका आ जाता है ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो 2 गुना समय, और यहीं पे अगर बात करें तो जिन स्वरों में, ध्यान देना, जिन स्वरों में या जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और ध्यान देना, सामान्यतः क्या होता है, जो आपका दीर्घ स्वर का संकेत होता है, ठीक है, इसको दिखाने के लिए जो इसको संकेत रूप में दीर्घ स्वर का जो संकेत होता है, ठीक है, ये ऐसे की तरह इसको ऐसे लिख करके, ठीक है, और फिर डॉट 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 ऐसे हम लोग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, क्लुप्त स्वर का संकेत। या क्लुप्त स्वरों को ध्यान देना, जो हिंदी का 3 होता है इस तरह से भी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, आप लोग लिखते हो क्या, ओम लिखते हो। ठीक है, क्या लिखना हो, ओम। तो ओम को इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, देर तक उच्चारण करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कहते हैं ओम, ठीक है, इस तरीके से करेंगे ओम। तो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम यानी कि खिंचाव होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा खिंचाव होता है यहाँ पे प्लुप्त स्वर में। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, जो मेढक करता है टर टर करता, ठीक है, आप ऐसे लिखते हो टर टर, आगे ऐसे कर देते हो, यानी कि देखना ध्यान से, ये भी बहुत देरी तक खिंचाता है, टर टर टर। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखना, अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, जो आकाश में पटाखे दगते हैं, पटाखे दगने के बाद देर तक जो साउंड होती है, तो वहां भी आपका क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। कुएं में कोई भी चीज गिरती है तो जो झम झम की आवाज होती है, बहुत देर तक सुनाई देती है, कैसा हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। बंद कमरे में जो आपका जो साउंड होता है, कई बार जो है आपको देर तक एक ही चीज सुनाई देती, कैसा हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में, याद रखिएगा, सबसे अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और ध्यान देना, संकेत रूप में इसको, तो यश की तरह जो दीर्घ स्वर का आपका संकेत हो गया, दीर्घ को दिखाने का, दीर्घ की जो मात्रा है उसको दिखाने का जो संकेत होता है, यूं बना के डाट डटा के लगा देते हैं। या जो हिंदी में 3 बनाया जाता है, 3 की तरह भी इसको दिखाया जाता है। आप लिखते हो, ठीक है, ओम लिखोगे तो ओम में आप देर तक जो आप उच्चारण करते हो, ठीक है, ओम, ठीक है, देर तक आप करेंगे, यहाँ पे आपका क्या, प्लुप्त है। इसके अतिरिक्त तो जो मेढक की साउंड है, टर टर, ठीक है, बहुत देर तक करता है, तो अभी कैसा हो जाएगा, प्लुप्त। इसके अतिरिक्त आप जब भी कभी भी अपने माता जी को, ठीक है, गांव में क्या होता है, बुलाते हैं माई हो, ठीक है, क्या कहते हैं, माई हो, ठीक है, देर तक क्या करते हैं, साउंड ऐसे मचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपका कैसा हो जाएगा, प्लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका क्या हो गया, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे आपका जो 4 स्वर था वो आपका खत्म होता। आप काउंट कर लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे आपका कितना हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो जो आपका 11 स्वर था वो आपका क्या होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसका पहले आप लोग क्या कर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, अयोग वाह की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, अयोग वाह। तो इसको नोट करिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए यहाँ पे देखना, आगे अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो अगला जो आपका आ जाता है इसी में आगे अगर हम लोग बात करोगे किसी में, ध्यान देना, पहला आपका क्या था, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, तो दूसरा आपका क्या आता है, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर, ठीक है। क्या, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। तो याद रखिएगा, जीभ के प्रयोग के आधार पे 3 प्रकार का होता है। ध्यान देना कौन कौन सा और आप कैसे बताओगे। कुछ देर के लिए मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ऐसे, जो आपके समझने के लिए बता रहे, ठीक है। अगर आप इसको मान लीजिए ऐसे, ठीक है, जो आपकी जीभ होती है, ठीक है, ऐसे समझने के लिए मान लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, जिन स्वरों को बोलने के लिए, ठीक है, जिन स्वरों को बोलने के लिए जीभ के, ध्यान देना, जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होगा, ठीक है। जिन स्वरों को बोलने के लिए जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होगा, उसी को बोल दिया क्या, अग्रस्वर, ठीक है। क्या बोल दिया गया, अग्रस्वर कहते हैं, ठीक है। जिन स्वरों को बोलने के लिए जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होगा, वो क्या हो गया, अग्रस्वर हो गया, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। और जिनको बोलने के लिए जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग हो, उसको बोल दिया गया क्या, पश्च स्वर बोल दिया गया, ठीक है। क्या बोल दिया गया, पश्च स्वर बोल दिया गया। और जिनको बोलने के लिए जीभ के बीच वाले भाग का प्रयोग, उनको क्या बोल दिया गया, उसको बोला गया मध्य स्वर कहा गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, जीभ के प्रयोग के आधार पर कितना हो गया, तो 3 प्रकार का हो गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, 3 प्रकार का हो गया। पहला आपका कौन सा हो गया, तो अग्र स्वर, क्या हो गया, अग्र स्वर। दूसरा आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया मध्य स्वर, ठीक है। क्या हो गया, मध्य स्वर। और तीसरा आपका कौन सा हो गया, इसको बोलते हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च स्वर। तो ध्यान देना, अग्र क्या है, इनके उच्चारण में ध्यान देना, अग्र स्वर के उच्चारण के लिए ध्यान देना, या ऐसे समझ लीजिए कि अग्र स्वर को बोलने के लिए जीभ के आगे भाग का प्रयोग, ठीक है, जीभ के आगे भाग का प्रयोग होगा, आगे भाग का प्रयोग होता है, ठीक है। और इनको बोलने के लिए जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होगा, ठीक है। जीभ के मध्य भाग का क्या होगा, प्रयोग होगा। और इसको बोलने के लिए क्या होगा, तो जीभ के पश्च भाग का प्रयोग होगा, ठीक है। पश्च भाग का क्या होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिन स्वरों को बोलने के लिए जीभ के अग्र भाग का प्रयोग हो, वो आपका क्या होगा, अग्र स्वर होगा। और जिनको बोलने के लिए जीभ के पश्च भाग का प्रयोग हो, वो आपका क्या होगा, पश्च स्वर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जीभ के प्रयोग के आधार पे आपका कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया और पश्च स्वर। अग्र स्वरों में अगर बात करें तो आपका कौन सा हो गया, ध्यान देना, ई हो गया, बड़ी हो गया, ठीक है, ए हो गया, ऐ हो गया, ठीक है। ध्यान देना, ई हो गया, बड़ी हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया। इसके अतिरिक्त आपका एक री हो गया। इनको किस में रखते हैं, तो अग्र स्वर, क्योंकि आप इनको बोलोगे तो जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होगा, ठीक है। ई ए और क्या हो गया, री हो गया। इनको क्या बोलते हैं, अग्र स्वर। मध्य स्वर की बात करते हैं तो ध्यान देना, इसमें आपको केवल एक वर्ड याद रखना है, आपको छोटा आ याद रखना, ठीक है। क्या,
छोटा आ याद आपको रखना है। स्पर्श स्वर की बात करें तो ध्यान देना, आपका बड़ा आ हो गया, ठीक है। उसके बाद बड़ा आ के बाद बात करें तो आपका हो गया, ध्यान देना, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ओ हो गया, अ हो गया। इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखिएगा, एक और याद रखिएगा, ध्यान देना, इसमें आपका आ जाएगा आ, ठीक है। इसको किस में रखते हैं? स्पर्श स्वर में रखते हैं। तो ये आपका हो गया अग्र स्वर, इसके बाद हो गया मध्य स्वर और एक आपका हो गया स्पर्श स्वर। तो यहाँ पे आपका हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर कितना हो जाता है? 3 प्रकार का स्वर हो जाता है, ठीक है। चलिए बाकी इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे और वीडियो पाने के लिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।